मैं आपको बताऊं दोस्तों, चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंट्री है। चाइना के 95% ट्रेड जो है वो थ्रू सी रूट ही होते हैं। तो चाइना की ये मजबूरी है, प्लस चाइनीज जो एग्रेशन है कि इसको हर चीज़ कब्जे करना है, अपने हर चीज़ अपने कब्जे में लेके रखनी है, अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना है। एक विस्तारवादी सोच है चाइना की। तो उसको अचीव करने के लिए चाइना ये लॉन्ग जो इसका ड्रीम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसको पूरा करना चाहता है। चाइना ने पाकिस्तान को भी $60 बिलियन का चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ बनाया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हर्षित अग्रवाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज रशिया से एक खबर आई है कि अब से नेक्स्ट ईयर 2025 के मार्च से रशिया जाने के लिए इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक वीज़ा की ज़रूरत पड़ती थी, आपको एडवांस में वीज़ा लेना पड़ता था, वीज़ा के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता था और वीज़ा एक निश्चित समय पे आता था। बट अब अगले साल मार्च से रशिया जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जो रशिया के टूरिज्म कमेटी के जो चेयरमैन है कोज़लोव, उन्होंने ये बात कही है कि नेक्स्ट ईयर 2025 के मार्च से इंडियन सिटीजन्स को रशिया जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपना पासपोर्ट कैरी करके रशिया जा सकते हैं। क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों, रशिया में इंडियन सिटीजन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इंडियंस काफ़ी ज़्यादा वहाँ जाते भी हैं। और रशिया का ये करने के पीछे एक दो मकसद है। एक कि रशिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा। दूसरा, रशिया और इंडिया के बीच में जो कल्चरल टाइज हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे, बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग बनेगी दोनों के बीच में। इस चीज़ को लेके मैं आपको बता दूं, अभी कोज़लोव ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर 2023 के जनवरी से लेके जून तक जितने इंडियंस रशिया गए थे उससे 1.5 गुना ज़्यादा इस साल गए हैं। तो हर साल इंडियन सिटीजन्स के रशिया जाने में तादाद बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में और बढ़ेगी। और अब तो रशिया ने ई वीज़ा का सिस्टम भी क्रिएट कर दिया है। ई वीज़ा में बेसिकली ये होता है कि आपको ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और वो 3 से 4 दिन में प्रोसेसिंग उसकी हो जाती है, ज़्यादा लेट नहीं लगता है। तो काफ़ी इंडियंस ने ई वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई कर चुके हैं पिछले साल में भी। और मैं आपको बता दूं कि अभी लास्ट ईयर कोज़लोव ने लिस्ट निकाली है कि जो टॉप 5 कंट्रीज हैं जो रशिया का ई वीज़ा लेते हैं उनमें इंडिया भी शामिल हो चुका है। ये इसलिए भी हो रहा है दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि कोविड के बाद से तकरीबन हर कंट्रीज का जो टूरिज्म इंडस्ट्री था वो बिल्कुल उस पर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ा था और वो बिल्कुल नीचे चला गया था। इससे रशिया भी नहीं बच पाया। और आपको पहले से पता है कि रशिया में आज के डेट में जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इसकी वजह से जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें से कोई भी रशिया नहीं जा रहा है, अवॉइड कर रहा है जाना। प्लस जितने भी यूरोपियन कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप था जो रशिया में था, उन्होंने सबको एग्जिट कर लिया है। सारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है सबको वहाँ से निकाल के वो लोग वापस शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप में, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में, चाहे मिडिल ईस्ट में। रशिया में अब कुछ भी फॉरेन कंट्री के ऑपरेटिव्स रशिया में काम नहीं कर रहे हैं। तो रशिया को इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इस वजह से रशियन इकोनॉमी टोटली चाइना और इंडिया पे और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पर डिपेंड हो चुकी है, जिसमें से उसकी एक टूरिज्म इंडस्ट्री भी आती है। क्योंकि इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जो जितने भी लोग हैं वो रशिया जाते हैं, रशिया घूमना पसंद करते हैं वो लोग। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, रशिया में टोटल 6 तरीके के वीज़ाज मिलते हैं रशिया जाने के लिए। बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, प्राइवेट वीज़ा और ई वीज़ा। ई वीज़ा बेसिकली उन लोगों के लिए है जो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रशिया जाना चाहते हैं, फिर चाहे वो कोई भी किसी भी पर्पज़ के लिए जा रहे हो, चाहे वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हो, चाहे प्राइवेट मीटिंग्स के लिए जा रहे हो या टूरिज्म के लिए जा रहे हो। अगर वो कम अंतराल के लिए रशिया जाना चाहते हैं तो ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको पता है कि जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं सबके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स जो है रशिया से हट चुके हैं। इस वजह से रशिया को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री इसके लिए एक बेहतर विकल्प है जो रशिया की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। प्लस जो मोदी जी ने कुछ साल पहले जो कैंपेन शुरू किया था मेक इन इंडिया, जिसमें इंडिया में डोमेस्टिकली प्रोडक्शन
करवाना चाह रहे थे मोदी जी। जो भी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, ताकि इंपोर्ट करने पर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होता जाता है, खर्च होते जाता है, वो हमारा बचे और देश में रोजगार बढ़े। अगर मैन्युफैक्चरिंग देश में होगी तो देश में रोजगार बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट किया। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो रशिया को इतना पसंद आया, और चूंकि इंडिया में इतना सक्सेसफुल हो चुका है, अब हर चीज़ों के लगभग बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट हुआ। इसकी वजह से रशिया ने भी शाबाशी दी इंडिया को। इंडिया के जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है इसको काफ़ी शाबाशी दी थी, और रशिया ने सेम चीज़ इमिटेट करी है। रशिया में भी उन्होंने मेक इन रशिया इनिशिएटिव लॉन्च किया, और पुतिन का खुद स्टेटमेंट है कि पहले हमारी कंट्रीज़ में, रशिया में, जो भी फॉरेन ऑटोमोबाइल सेक्टर था वो ऑपरेट करते थे, फॉरेन कार्स हमारी रशिया के रोड पे चलती थी। बट अब जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उसके बाद से फॉरेन कंट्रीज़ ने अपना सेटअप वहाँ से हटाना शुरू किया। तो आज की डेट में रशिया की सड़कों पे जो रशियन मेड कार्स हैं वो दौड़ती है। ये पुतिन का स्टेटमेंट है, और ये तभी हो पाया जब इन्होंने मेक इन रशिया प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं इंडिया के दिखाए हुए रास्ते पर रशिया भी चल रहा है। एक और चीज़ दोस्तों, रशिया ने इंडियन बिजनेसमैन को इनवाइट किया है कि आप आइए हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपको हमारे मार्केट की पूरी एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, और हमारी कंट्री की इकोनॉमी में भी इसका असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा, बूस्ट होगी हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो रशिया का ऑयल जायंट है, इसका नाम है रोजनेफ्ट, एक ऑयल कंपनी है वहाँ पे, उसके साथ ऑलरेडी ओएनजीसी ने और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पैक्ट साइन किया है, और उसकी 49.9% हिस्सेदारी ओएनजीसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास है। तो ये तो हो गई रशिया की कहानी। दोस्तों एक और बड़ी खबर आई है। अभी आपको पता है ब्रिक्स समिट हुआ था। ब्रिक्स समिट होने के तुरंत बाद, ब्रिक्स समिट में जो ब्राज़ील के जो फॉरेन डेलीगेट्स जो आए थे, ब्राज़ील के जो डेलीगेट्स आए थे, उनके साथ मोदी जी की एक मीटिंग थी। क्योंकि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट नहीं आ पाए थे, मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग थी। जो ब्राज़ील के रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनके साथ मोदी जी की मीटिंग थी। और उसके तुरंत बाद जब ब्रिक्स समिट खत्म हुआ, ब्राज़ील के रिप्रेजेंटेटिव ब्राज़ील वापस गए, और अभी न्यूज़ ये आ रही है कि ब्राज़ील ने जो चाइना का BRI है उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। पहले ब्राज़ील भी ब्रिक्स को ज्वाइन, ये BRI को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अब ब्राज़ील ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए। तो मोदी जी का तो मैं फ़ैन हो गया दोस्तों। पहले मोदी जी इटली गए, जॉर्जिया मेलोनी से मिले, और मेलोनी ने BRI से हाथ पीछे खींच लिया। अब मोदी जी ब्राज़ील के रिप्रेजेंटेटिव से मिले, और ब्राज़ील ने BRI से हाथ पीछे खींच लिया। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है लूला दी सिल्वा, उन्होंने बोला कि हम अल्टरनेटिव ऑप्शन सोच रहे हैं चाइना के साथ रिलेशन डेवलप करने के लिए, लेकिन हम BRI का हिस्सा नहीं बन सकते। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है, उन्होंने ये भी बोला, जो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट के एडवाइज़र है एमिरोन, उन्होंने ये भी बोला कि इससे अगर हम BRI ज्वाइन करते हैं तो इससे हमारे और US के रिलेशंस पे इसका गलत असर पड़ेगा। हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर ट्रंप जीत के आए तो रिलेशन और वर्स हो जाएगा अगर हमने BRI ज्वाइन किया तो इस पे एक US रिप्रेजेंटेटिव है ट्रेड की, इनका नाम है कैथरीन, उन्होंने कहा कि ब्राज़ील को ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्राज़ील को एक ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू देखना चाहिए BRI प्रोजेक्ट को, और उसके बाद कोई डिसीजन पे आना चाहिए, किसी कंक्लूजन पे आना चाहिए, सिरे से मना नहीं करना चाहिए। तो इस पे एमिरोन ने कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें कोई अथॉरिटी नहीं दी जाती है हमारे फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर करने की। हम एक रिपब्लिक हैं, हम स्वतंत्र हैं, किसी भी कंट्री के साथ कैसा भी रिलेशन मेंटेन रखने के लिए डिसीजन हमारा होगा, तुम्हारा उसमें हस्तक्षेप जरूरी नहीं है, तो अपना मुंह बंद रखो तुम। एमिरोन ने साफ शब्दों में कह दिया उनको। दोस्तों मैं आपको बताऊं, चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या इसको कह सकते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या इसको न्यू मैरीटाइम सिल्क रूट भी कह सकते हैं। सिल्क रूट क्या, मैं आपको बताता हूँ। एंशियंट टाइम में तकरीबन 2-2.5 साल पहले चाइना में क्या मिलता है, चाइना में क्या, किस चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, सिल्क का। और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में जो आसियान कंट्रीज़ है, मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी,
थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सब जगहों पे स्पाइसेस काफ़ी फेमस है। यहाँ के स्पाइसेस मसाला काफ़ी फेमस है। तो चाइना से सिल्क और साउथ ईस्ट एशियन नेशन से मसाले, ये दोनों आते थे इंडो चाइना में, यानी लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ पे आते थे। यहाँ से ये सारे प्रोडक्ट जाते थे नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया से ये जाता था गुजरात, गुजरात से बाई सी रूट ये जाता था ईरान, ईरान से फिर मिडिल ईस्ट, मतलब सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब जगहों पे। मिडिल ईस्ट से होते हुए ये बाई ग्रीस के पोर्ट से होते हुए निकलता था और यूरोप में इसका ट्रेड होता था। तो ये था इनका एंशिएंट सिल्क रूट। इंडो चाइना से नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया से गुजरात, गुजरात से ईरान, ईरान से वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट से फिर यूरोप। ये था उनका ओल्ड सिल्क रूट। अब चाइना वही दोबारा से स्टैब्लिश करना चाह रहा है, लैंड बाउंड्रीज के थ्रू भी और मैरी टाइम सिल्क रूट भी। इस चक्कर में चाइना ने क्या किया है, तकरीबन 60-70 कंट्रीज के साथ चाइना के जितने भी पोर्ट्स हैं चाइना के अंदर, और चाहे बाकी जितनी 60-70 कंट्रीज है वर्ल्ड में, उनके जो पोर्ट्स हैं उनको चाइना ने या तो उसकी ओनरशिप ले ली है या फिर उसको लीज पे ले लिया है 99 साल के लिए। एग्जाम्पल आपका है श्रीलंका। श्रीलंका को चाइना ने डेट ट्रैप में फंसा के उसको कर्ज दे दे के, एक टाइम ऐसा आया जब वो कर्ज नहीं चुका पाया श्रीलंका, और चाइना ने उसका हम्बनटोटा पोर्ट जो है उसको 99 साल की लीज पे ले लिया, और वहाँ पे अपनी चाइनीज नेवल शिप सबमेरीन्स को डॉक करता है और इंडिया के लिए खतरा पैदा करता है। चाइना हर जगह यही कर रहा है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंट्री है। चाइना के 95% ट्रेड जो है वो थ्रू सी रूट ही होते हैं। तो चाइना की ये मजबूरी है, प्लस चाइनीज जो एग्रेशन है कि इसको हर चीज़ कब्जे करना है, अपने हर चीज़ अपने कब्जे में लेके रखनी है, अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना है, एक विस्तारवादी सोच है चाइना की। तो उसको अचीव करने के लिए चाइना ये लॉन्ग जो इसका ड्रीम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसको पूरा करना चाहता है। चाइना ने पाकिस्तान को भी $60 बिलियन का पाकिस्तान के साथ बनाया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें दोस्तों चाइना $60 बिलियन पाकिस्तान में खर्च करेगा, पाकिस्तान के पोर्ट्स में खर्च करेगा, पोर्ट्स बनाएगा, वहाँ पे हाईवेज कंस्ट्रक्ट करेगा, रेलवे कंस्ट्रक्ट करेगा, गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करेगा, पावर ग्रिड कंस्ट्रक्ट करेगा, ये सब चीज़ें चाइना करेगा। बट उसका रास्ता पीओके से होके जा रहा था, इसलिए इंडिया ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, बट चाइना ने सुना नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान में जो बलोच आर्मी है, जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने चाइनीज इंजीनियर पर अटैक किया, कई चाइना के इंजीनियर मारे गए। इस वजह से प्रोजेक्ट रुक गया है, पाकिस्तानी आर्मी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो चाइना ने अभी फिलहाल के लिए सीपैक को रोक दिया है। नहीं तो पाकिस्तान तो खुले में चौड़ में आ गया था कि अब तो शहद और दूध की नदियां बहेंगी पाकिस्तान में, अब इंडिया से पाकिस्तान बहुत सुपीरियर हो जाएगा, ब्ला ब्ला चीज़ें, पाकिस्तान की आदत है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन है चाइना का। मैं आपको बताऊं दोस्तों, चाइना के पास ओवरसीज 130 पोर्ट्स हैं तकरीबन, जिनको वो ओन करता है। उसमें से आपका म्यांमार का कैपू पोर्ट, बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। अफ्रीका में भी चाइना की काफ़ी प्रेजेंस है। अफ्रीका में एक कंट्री डिजिबोती, उसके पोर्ट्स को भी चाइना ने कब्जे में ले लिया है अपने। ग्रीस का एक पायरियस पोर्ट है, वो भी चाइना के कंट्रोल में है। तो चाइना एक पूरा ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, चाइना से निकल के पूरा यूरोप तक। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों का एक माला। इन सारे पोर्ट्स को चाइना कवर कर रहा है जो मेन इंडियन ओशन में है, ताकि वो जो आसपास के जितने भी नेशंस हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और जो यूएस की प्रेजेंस इंडियन ओशन में रह रही है, उसको चाइना काउंटर कर सके इजीली, कभी भी जब भी चाइना को जरूरत पड़े। तो चाहे वो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हो, चाहे वो नेवल वॉरशिप्स हो, चाहे सबमरीन हो, वो उन पोर्ट्स पर डॉक कर सके चाइना। यह चाइना का प्लान है, और ये 2013 से शुरू हो गया था चाइना का ये प्लान। तो वो तो अच्छी बात है, ब्राज़ील ने मना कर दिया। तो चाइना, जबकि चाइना नवंबर में चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो ब्राज़ील जाने वाले थे बल्कि, ताकि वो ब्राज़ील को इस चीज़ के लिए मना सके और ब्राज़ील के साथ टाई अप बिल्ड कर सके और ब्राज़ील बीआरए में शामिल हो सके अच्छे से। बट अब ब्राज़ील ने मना कर दिया, तो देखना ये होगा कि शी जिनपिंग जाते हैं कि नहीं चाइना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
कल दोबारा मिलते हैं। जय हिंद।